हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ध्यानम क्लासेस। ध्यानम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी आप सबकी रक्षा करे। और आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप जो है अपने घर बैठे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे होंगे। और यही मेहनत आपके जो है एग्ज़ाम में रंग लाएंगी और आपके जीवन को बेहतर बनाएंगी। तो चलिए, बिना देरी करते हुए आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहा हूं। मेरा नाम है रवि रंजन और आप देख रहे हैं ध्यानम क्लासेस। आज की इस सीरीज में ये आपदा प्रबंधन की तीसरी सीरीज होने जा रही है। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा पहला और दूसरा सीरीज नहीं देखा है, वो हमारे YouTube चैनल पर जाके देख सकते हैं, ताकि आज का लेक्चर जो है आपको बेहतर रूप से समझ में आए। और ये सीरीज जो है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। तो चलिए, ये आपदा प्रबंधन का तीसरा सीरीज है और इस तीसरे सीरीज में हम चर्चा करेंगे भूकंप और सुनामी की। इससे पहले हम लोगों ने मतलब दूसरे इकाई को पढ़ा था और दूसरे इकाई में आपदा प्रबंधन के लिए हम लोगों ने बाढ़ और सुखाड़ के मतलब जो है प्रबंधन को देखा था कि किस तरह से बाढ़ और सुखाड़ में अपने आप की क्षति को मतलब जो है किन उपायों को लगा के अपनी क्षति को जो है कम कर सकते थे। तो चलिए, इसी तरह से हम इसमें भूकंप और सुनामी के मतलब क्षतियों को कम करने के लिए प्रबंधन को पढ़ने जा रहे हैं। तो इस प्रबंधन को पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि ये हमारे भूकंप क्या होते हैं, ये सुनामी क्या होते हैं। तो सबसे पहला हम जो है भूकंप की चर्चा करेंगे, फिर जाके सुनामी की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हम ये समझते हैं भूकंप क्या होता है, ये भूकंप किस प्रकार से उत्पन्न होता है और किस तरह से मानव के जीवन को ये क्षति पहुंचाता है। तब जाके इसके प्रबंधन को देखेंगे। तो कहा जाता है भूकंप जो है पृथ्वी के सतह पर अचानक जो है उत्पन्न होने वाली तीव्र तरंगे हैं, मतलब तीव्र कंपन है। कहा जाता है जो हमारी पृथ्वी की सतह है उस सतह पे कंपन उत्पन्न होती है और ये कंपन अचानक उत्पन्न होती है। इसी कंपन को अपने लोग भूकंप के नाम से जानते हैं। लेकिन आप ये मतलब जो है जानना चाह रहे होगे कि ये सर भूकंप ये कंपन आती कहाँ से है, किस प्रकार से उत्पन्न होती है। तो कहा जाता है कि भूकंप के भूपर पट्टी के नीचे सॉरी धरातल के ऊपर पट्टी जो होता है उसके नीचे टेक्टोनिक प्लेट होती है, उस टेक्टोनिक प्लेट की टक्कर हो जाती है या ज्वालामुखी फटने के कारण जो है या मानवीय जनित घटनाओं के कारण जो है ये कंपन उत्पन्न होती है। आप बोलोगे सर ये मुझे समझ नहीं आया, तो चलिए मैं इसको अच्छे से समझा रहा हूँ। कहा जाता है कि और ये हम लोग जानते हैं कि धरातल को धरती के अंदर जो है तीन परतों में बांटा गया है। जो धरती का सबसे ऊपरी सतह है उसको कहा जाता है अर्थ क्रस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं भूपर पट्टी। और उसके नीचे का जो सतह होता है उसको कहा जाता है मेंटल। और उसके बीच का जो सतह होता है वो कहा जाता है कोर। तो धरातल को हमारी धरती को धरती के अंदर जो है तीन सतहों में बांटा गया है। जिस सतह पे अपने लोग रहते हैं उस सतह को भूपर पट्टी कहा जाता है, उसके निचला सतह को कहा जाता है मेंटल और उसके नीचे वाला सतह को कहा जाता है कोर। अब ये क्या होता है कि भूपर पट्टी के नीचे जो मेंटल वाला लेयर होता है वो लेयर ठोस अवस्था में भी पाया जाता है और मतलब द्रव्य अवस्था में भी रहता है। जो द्रव्य अवस्था है उसके ऊपर जो है वो ठोस अवस्था में है और वो ठोस अवस्था में प्लेट के रूप में होता है। जो धरातल के अंदर वो उस द्रव सतह पर जो है तैरते रहती है, गति करते ही रहती है। जब ये सतह ये जो प्लेट होती है इस प्लेट का नाम है टेक्टोनिक प्लेट। और ये जब टेक्टोनिक प्लेट तैरते तैरते एक दूसरे के सामने आ जाती है तो इस प्लेट के कारण टक्कर होता है और इसी टक्कर की वजह से एक तरंग उत्पन्न होती है और वही तरंग जो है हमारे अर्ध सतह पे आती है। और अर्ध सतह पे आती है तो अर्ध सतह को वो कंपन कराती है, वाइब्रेशन कराती है और उसी वाइब्रेशन को अपने लोग भूकंप के नाम से जानते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चाहे भूकंप की जो तरंगे उत्पन्न होती है वो टेक्टोनिक प्लेट के टक्कर से होती है और ये टेक्टोनिक प्लेट कहाँ होता है? भूपर पट्टी के नीचे मेंटल वाले लेयर से। मतलब मेंटल वाला लेयर और अर्थ क्रस्ट के बीच का जो लेयर होता है वो हमारा टेक्टोनिक प्लेट होता है। अब कहा जाता है चाहे इस कारण से उत्पन्न होगा या कभी कभी ज्वालामुखी फटने के वजह से भी अर्थ के ऊपर जो है कंपन आना शुरू हो जाता है या मानव जनित घटनाओं से हो सकता है। आप पूछोगे सर मानव जनित घटनाओं से कैसे भूकंप उत्पन्न होती है? जैसे
हम लोग जो है मिसाइल मतलब जो टेस्टिंग करते हैं, तो मिसाइल टेस्टिंग में एक बड़ा धमाका होता है और उस धमाका से भी अर्थ में कंपन उत्पन्न हो जाती है। जहाँ पे परमाणु हमला होता है वहाँ भी बहुत बड़ी धमाका होते हैं और उस बड़े धमाके के कारण जो है पृथ्वी के सतह पर कंपन उत्पन्न हो सकती है। तो कहा जाता है भूकंप जो है मतलब चाहे टेक्टोनिक प्लेट के टक्कर के वजह से हो सकती है, ज्वालामुखी मुखी के फटने से हो सकती है, या मानव जनित क्रियाओं से उत्पन्न हो सकती है। और जब भूकंप उत्पन्न होती है तो वहां से एक एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी तरंगे के रूप में गमन करती है। उस तरंग को कहा जाता है सिस्मिक वेव। आप इसको याद रख लेना, आपसे ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो भूकंप से एनर्जी उत्पन्न होता है, टक्कर के कारण जो मतलब ऊर्जा उत्पन्न होते हैं, वो ऊर्जा जो है एक तरंग के माध्यम में गमन करती है और उस तरंग को कहा जाता है सिस्मिक वेव के रूप में ट्रेवल करती है, जिसके प्रभाव काफी दूर दूर तक मतलब जो है फैल जाते हैं। इसीलिए भूकंप कहीं और उत्पन्न होता है और उसके प्रभाव जो है कई सौ किलोमीटर दूर तक मतलब है देखने को मिलता है। जैसे कभी नेपाल या नेपाल के मतलब जो जो आपके बाउंड्री वाले क्षेत्र होते हैं, जो सीमा वाले क्षेत्र होते हैं, अगर उसके आसपास भूकंप उत्पन्न होते हैं तो उसके प्रभाव बिहार तक पहुंच जाते हैं। तो भूकंप कहीं और उत्पन्न हो रहा है, उसके प्रभाव 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक फैल जाते हैं और उसके झटके महसूस होते हैं। तो कहा जाता है ये ऊर्जा अगर मतलब वेव के रूप में ट्रेवल नहीं करती, वेव के रूप में गमन नहीं करती, तो शायद इतने दिन मतलब इतने दूरों तक इसका प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। तो कहा जाता है जिसका प्रभाव दूर दूर क्षेत्रों तक मतलब होता है और ये काफी विनाशकारी होता है और क्षति का कारण बनता है। जब कहा जाता है जब भूकंपें आती है तो ये कुछ सेकेंडों के लिए होते हैं। ये कंपन जो है 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए नहीं होता है, ये कुछ सेकेंडों के लिए आती है और उस कुछ सेकेंडों के दौरान जो है तीव्र भूकंप आने के कारण जो है हर स्ट्रक्चर को जो है ये तहस नहस कर सकती है, हर मतलब जो बड़े बड़े बिल्डिंगों को ध्वस्त कर देती है, सेकेंड पल भर में ये तबाह करके क्षति करके चली जाती है। कहा जाता है सतह के नीचे जहां भूकंप का उत्पत्ति होता है उसके स्थान को कहा जाता है हाइपो सेंटर, जिसको कहते हैं भूकंपीय केंद्र। अब एक बात समझाता हूं जी, हमने क्या बोला था, भूकंप किसके वजह से उत्पन्न होता है? सबसे प्रमुख कारण है टेक्टोनिक प्लेट के टक्कर। अब टेक्टोनिक प्लेट कहाँ है? भूपर पट्टी के नीचे। अब भूपर पट्टी के नीचे टेक्टोनिक प्लेट जहां टकराया, जहां से उत्पन्न हुआ, उस जगह को कहा जाता है हाइपोसेंटर। अब उस हाइपोसेंटर के कारण जो है वो उष्मा मतलब वो सॉरी उष्मा नहीं, वो एनर्जी, वो वेव जो तरंगे होती है वो धरातल तक पहुंचती है और धरातल के ऊपरी सतह पे पहुंचती है और ऊपरी सतह को कहा जाता है ईपी सेंटर। जहां उत्पन्न हो रहा है, जहां टेक्टोनिक प्लेट टकराया, उस गहराई में उस बिंदु को मतलब हाइपो सेंटर कहा जाता है। और ये बिंदु से तरंगे किधर उठती है? मतलब धरातल पे आती है और धरातल पे जिस बिंदु पे आती है उसको कहते हैं हाइपो सॉरी इपी सेंटर कहा जाता है। और इपी सेंटर के कारण जो है अब वो चारों दिशाओं में फैलना शुरू हो जाती है। तो कहा गया है कि सतह के नीचे भूकंप की उत्पत्ति वाले स्थान को हाइपो सेंटर कहा जाता है, जो कुछ किलोमीटर की गहराई या कई सौ किलोमीटर की गहराई में हो सकता है। धरातल के अंदर कुछ किलोमीटर की गहराई में हो सकता है या कई सौ किलोमीटर की गहराई में हो सकता है। तो वो कहा जाता है हाइपो सेंटर के ठीक ऊपर, जो हाइपो सेंटर थे, गहराई में जो हाइपो सेंटर थे उसके ऊपर ठीक ऊपर जो धरातल के सतह के ऊपर में जो है उसके ठीक ऊपर जो है स्थित बिंदु को ईपी सेंटर कहा जाता है, जिसको हिंदी में अधिकेंद्र कहते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ से आप 2-3 पॉइंट को याद रख सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आप याद रख लेना सिस्मिक वेव। आपसे पूछा जाएगा सिस्मिक वेव क्या है, या पूछा जाएगा कि भूकंप की तरंगे किस तरंग के रूप में मतलब जो है गमन करती है, तो सिस्मिक वेव के रूप में गमन करती है। और ये भी पूछा जाएगा जहां पर भूकंप मतलब जहां पर भूकंप उत्पन्न होता है धरातल के नीचे, उस बिंदु को क्या कहा जाता है? हाइपो सेंटर कहा जाता है। कहा जाएगा कि मतलब जहां पे हाइपो सेंटर के ठीक ऊपरी बिंदु को क्या कहा जाता है? एपी सेंटर कहा जाता है। ये सब चीज याद रखना। और भूकंप 3 कारणों से उत्पन्न हो सकता है। सबसे पहला टेक्टोनिक प्लेट के टक्कर होने से उत्पन्न होगा, दूसरा
दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण ज्वालामुखी के फटने से हो सकता है। तीसरा कारण मानवीय गतिविधि, और मानवीय गतिविधि में हमने बताया था कि जब मानव बड़े बड़े मिसाइल या बमों का टेस्टिंग करता है तो उसके वजह से भी वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, और वही वाइब्रेशन जो हमें भूकंप के रूप में महसूस होता है। आप इसका जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। वैसे आपको टेलीग्राम पे जो है ये नोट्स सारे के सारे भेज दिए जाएंगे। जिन बच्चों ने हमारा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है, आपके डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाला हुआ है, आप वहां से क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और आपके पहले सीरीज, दूसरे सीरीज और तीसरे सीरीज, सारे सीरीज के आपको वहां पे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। आप लोग वहां से डाउनलोड करके अपने नोट्स को बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं अगले अगले पेज पे आता हूं। कहा जा रहा है, इसके आगे कहा जाता है भूकंप की तरंगे को मापने के लिए हम रिएक्टर स्केल का इस्तेमाल करते हैं। जब भी भूकंप आती है तो हम उसको रिएक्टर स्केल में मापते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भूकंप को किस स्केल में मापा जाता है, तो भूकंप को रिएक्टर स्केल में मापा जाता है। ये भी आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे, रिएक्टर स्केल में ही भूकंप मापता है। और रिएक्टर स्केल वास्तव में लॉगरिथमिक मापक है, लॉगरिथमिक के रूप में वो माप कर वैल्यू को निकालता है। आप बोलोगे सर ये रिएक्टर स्केल क्या होता है? अब जरा सोचते हैं, हम बोलेंगे अगर कहा जाएगा भूकंप दो मतलब रिएक्टर स्केल का है, या 3 रिएक्टर का है, 4 रिएक्टर का है, ऐसे ही बोला जाता है। जब भूकंप आती हैं तो आप मतलब न्यूज में सुनेंगे या आप अपने बड़े बुजुर्ग के मुंह से सुनेंगे कि ये 5 रिएक्टर के भूकंप थे, 6 रिएक्टर के भूकंप थे। तो ये रिएक्टर क्या है? रिएक्टर जो है भूकंप को मापने का पैमाना है, जो लॉगरिथमिक में वो वैल्यू निकाल कर देता है। जैसे हम बात करेंगे, अगर 2 रिएक्टर से कम के भूकंप आते हैं तो उसको माइक्रो अर्थक्वेक कहा जाता है, माइक्रो अर्थक्वेक कहा जाता है। और ये अर्थक्वेक जब भी आएंगे आपको महसूस भी नहीं होगा कि मतलब भूकंप आए थे या नहीं आए थे। मतलब इतना कम वाइब्रेशन होता है कि हम लोग जो है अगर धरातल पे हैं, अगर जमीन पे हैं, तो हम लोग महसूस ही नहीं कर पाएंगे कि कुछ हुआ था। बस ऐसे लगेगा कि कुछ मतलब थोड़ा सा चक्कर आया था, और उसको इसके अलावा आप महसूस नहीं कर पाएंगे। और आप जब न्यूज में देखेंगे कि मतलब भूकंप के झटके महसूस किए गए, तो वो झटका आप लोग महसूस नहीं कर सकते, वो यंत्र महसूस कर सकता है। तो 2 रिएक्टर से कम के अगर भूकंप आते हैं, यहां लिखा हुआ इंटेंसिटी 2 से कम हो, मतलब 2 रिएक्टर से कम हो, तो उसको माइक्रो अर्थक्वेक कहा जाता है, और इसे हम लोग महसूस नहीं कर सकते हैं। अगर 2 से अधिक और मतलब जो है 2 से अधिक हो और 4 से कम हो तो उसको कहा जाता है माइनर अर्थक्वेक कहा जाता है। और इस अर्थक्वेक में, इस भूकंप में हमें झटके महसूस होने लगते हैं, हमें लगता है कि कुछ हिल रहा है, ऐसा लगेगा कि मतलब जो अचानक कोई चीज जो हिलने लगा। और फिर ये इतना खतरनाक नहीं होता, बस हम महसूस करते हैं, और ये हमारे आसपास के चीजों को ये क्षति नहीं पहुंचाते हैं। माइनर मतलब जो है हो सकता है कि दीवालों में क्रैक आ जाना, बस एक माइनर होता है, एक छोटा सा मतलब जो हल्का सा क्षति हो सकता है, लेकिन क्षति ना के बराबर होता है। तो ये याद रख लेना आप, अगर 2 रिएक्टर से कम के भूकंप हैं तो उसे हम महसूस नहीं कर सकते हैं। 2 और 4 के बीच का है तो उसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ मतलब वाइब्रेशन हुआ है, धरातल हिले हैं, आपको मतलब जो है ये ज्यादा विनाशकारी नहीं है, ज्यादा क्षति इसमें नहीं होता है। लेकिन अगर 4 से 5 के बीच का हो तो उसको कहा जाता है लाइट अर्थक्वेक, और इसमें भी वही बात है, आप महसूस कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आसपास के चीजों में हल्का डैमेज होता है, ज्यादा ये क्षति नहीं पहुंचाती है। यहाँ लिखा हुआ है हल्का डैमेज होता है। हल्का डैमेज का ये अर्थ होता है कि जो दीवारें कमजोर है उसमें क्रैक आ जाएंगी, जो मतलब स्ट्रक्चर कमजोर है उसमें हल्के से दरारें आनी शुरू हो जाती है। भूकंप जाने के बाद आप देखेंगे अरे दीवार में तो क्रैक आ गई, तो ये माइनर है, ज्यादा क्षति नहीं होता है, इसमें जान माल की क्षति नहीं होती है। और कहा जाता है जब ये मतलब रिएक्टर स्केल 5 और 6 के बीच में हो उसको कहते हैं मध्यम भूकंप, मॉडरेटेड अर्थक्वेक कहा जाता है। और ये मध्यम भूकंप जो है ये क्षति पहुंचाती है, इसको तो आप महसूस करोगे ही करोगे, लेकिन ये क्षति पहुंचाती है। लेकिन अगर 6 और 7 के बीच में है तो इसको कहा जाता है शक्तिशाली भूकंप। और ये भूकंप जो है मतलब जो है आप इस भूकंप के कारण आसपास की चीजें गिरते हुए आप देख सकते हो, बड़े बड़े
जो ऊंचे ऊंचे मीनार होते हैं वो जल्दी गिरते हैं इस भूकंप में। क्यों? क्योंकि वो मतलब जितने ऊंचे होंगे ना, ऊपर वाला हिस्सा उतना ही ज्यादा कंपन कर सकता है। अगर उसके नींव कमजोर हैं तो वो ढह जाएंगे, वो टूट जाएंगे। तो ये याद रख लेना, भूकंप 6 और 7 के बीच का होता है तो शक्तिशाली होता है, जिसके कारण जो है आसपास की चीजें क्षति होते आपको नजर आ जाएंगी। इसमें मतलब जो जान माल के भी नुकसान होंगे। लेकिन अगर भूकंप 7 और 8 के बीच का हो तो उसको कहा जाता है बहुत ही शक्तिशाली भूकंप, स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक कहा जाता है। और पता है इसमें मतलब जो है आसपास की सभी चीजें मतलब एकदम तबाह बर्बाद होना शुरू हो जाती है। इसमें बहुत सारे मतलब बिल्डिंग गिरना शुरू हो जाते हैं, उस मलबे के नीचे बहुत सारे लोग, बहुत सारे जीव जो है दब के मर जाते हैं। ये काफी खतरनाक है। लेकिन जो सबसे खतरनाक है वो 8 से अधिक अगर इंटेंसिटी का भूकंप आया, उसको कहते हैं विनाशकारी भूकंप। और ये भूकंप आते हैं तो ऐसा मानो देखते ही देखते पूरे शहर गायब। शायद संजोग जिसकी किस्मत अच्छी होगी वही बच पाते हैं, नहीं तो इस भूकंप से बचना बहुत ही मुश्किल होता है। मतलब क्षण भर में आपको मतलब जो दिखाई देगा पूरे शहर मलबा में तब्दील हो गया है। इतने विनाशकारी होते हैं 8 से अधिक। तो याद रखना, भूकंप विनाशकारी कब होते हैं? 8 से अधिक वाले होते हैं। और 7 और 8 के बीच होंगे तो शक्तिशाली भूकंप है, ये भी विनाशकारी है, लेकिन जितना ये क्षति पहुंचाता है उससे कम क्षति पहुंचाता है। फिर 6 से 9 के बीच शक्तिशाली भूकंप, फिर कहा जाता है 5 से 6 के बीच कहा गया है मध्यम भूकंप कहा गया है, फिर 2 से 5 सॉरी 4 से 5 के बीच में होगा लाइट अर्थक्वेक है, और 4 से कम होगा, 2 से ज़्यादा और 4 से कम होगा ये माइनर हल्का भूकंप होता है, और 2 से कम होगा तो वो आपको हमको महसूस होता ही नहीं है। आप ये जो है इसको आप याद रख लेंगे, ये डेटा आपके लिए काम आने वाला है। तो चलिए, आप स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लो, नहीं तो आपके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। अब कहा जाता है भूकंप वैसे क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है जहां वलित पर्वत है। वलित मतलब फोल्डेड माउंटेन। सिंपल सा बात मैं बता रहा हूं, जो हिमालय है वलित पर्वत है, जो मतलब जो है धर, धरती के अंदर चट्टानों के टकराने से हुआ है, और वो टकराने की वजह से ये खारा होते चला गया, और उसी को कहा जाता है वलित पर्वत कहा जाता है। जो हमारे हिमालय श्रृंखला है वो वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है, और ये मतलब लगातार इसकी ऊंचाई जो है बढ़ती चली जाती है। तो वलित पर्वत वाले क्षेत्रों पे सबसे अधिक भूकंप देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भूपटलीय दरार, जहां पे दरार है वहां भी आपको भूकंप। दरार मतलब क्या? दर्रा, जब धरती की सतह अलग होने लगती है, उसके बीच में गैप होता है तो वहां दरार कहा जाता है, वहां भी भूकंप आपको ज्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा महासागरीय गर्त, जो महासागर होते हैं वहां भी आपको भूकंप देखने को मिलते हैं। अब बोलेगा सर महासागर के अंदर भूकंप कैसे होता है? मैं चर्चा करूंगा, जब सुनामी पढ़ाऊंगा तो वहां चर्चा करूंगा। जब महासागर के अंदर भूकंप आते हैं तो उससे सुनामी उत्पन्न होते हैं, याद रख लेना। और कहा जाता है मध्य महासागरीय कटक जो है मतलब जो है उन क्षेत्रों में मिलता है। वैसे क्षेत्रों में जहां चट्टानें कमजोर होती हैं वहां भी भूकंप आपको देखने को मिलता है। ये जनरल आइडिया है, आप याद रखना। भूकंप कहाँ कहाँ ज्यादा मिलते हैं? वलित पर्वत वाले क्षेत्र में, भूपटलीय दरार में, महासागरीय गर्त में मिलता है, और इसके अलावा ऐसे क्षेत्रों में मिलता है जहाँ की चट्टानें क्या हैं? कमजोर हैं। अब कहा जाता है भूकंप से लाखों लोगों की मृत्यु होती है। भूकंप की स्थिति में भवनों का गिरना, सबसे पहले हमने बताया था ना कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर देती है। जब भी आती है पूरा का पूरा क्षण भर में शहर के मलबों में तब्दील हो जाता है, पूरा बड़े बड़ी इमारत बिल्डिंग जो है ढहने लगते हैं, पुल टूट जाते हैं, जाने आने रोड जो है धंस जाते हैं, जो मार्ग होते हैं वो सब के सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, जमीने में दरारें आ जाती है, उन दरारों से गर्म जल के स्रोत निकलते हैं। और ये याद रखना, हॉट स्प्रिंग भी कहा जाता है इसको। जब जमीन भूकंप के कारण फटती है तो अंदर से जो जल की धारा निकलती है वो गर्म धारा निकलती है, हॉट स्प्रिंग कहा जाता है उसको। और इसके परिणाम स्वरूप सुनामी उत्पन्न होते हैं। और याद रखना, सुनामी कहाँ उत्पन्न होता है? इस सुनामी जो होता है मतलब महासागर या सागर के अंदर जो आने वाला भूकंप है, उस भूकंप के कारण वो सुनामी का रूप लेता है। तो सुनामी भी क्या है? एक तरह के भूकंप ही थे जो समुद्र के अंदर उत्पन्न होने से हुआ है। और ये जब भी समुद्र के अंदर उत्पन्न होता है तो वो तरंगे जब
मतलब समुद्र के सतह पे आती है तो वो सतह से तरंगे जो है वो बहुत सारे जल को लेकर आगे की ओर बढ़ती है, और वो जल जो है 20 फीट 30 फीट ऊंची मतलब लहरें के रूप में आगे बढ़ रही होती है, उसी को सुनामी कहते हैं। तो याद रखना, सुनामी जैसी स्थिति को जो है उत्पन्न करती है। यह भारी विनाशकारी होता है। हम जानते हैं भूकंप क्या होते हैं, भारी विनाशकारी होते हैं, जिससे जनजीवन जो है, जनजीवन की भारी बर्बादी देखने को मिलती है। अब कहा जाता है भारत में भूकंप के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। भारत में प्रायः सभी क्षेत्रों में भूकंप के झटके आते हैं। भारत जो है एक प्रायद्वीपीय देश है, जिसके तीनों तरफ मतलब जो है हमारे समुद्र हैं, और एक तरफ जो है उत्तरी भाग जो है वो मतलब मैदानी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, इसीलिए इसको प्रायद्वीपीय प्रदेश कहा जाता है। प्रायद्वीपीय प्रदेश वे प्रदेश होते हैं जिनके 3 क्षेत्र जो है जल से घिरे होते हैं और एक क्षेत्र जो है समतल होते हैं, उसको प्रायद्वीपीय प्रदेश कहा जाता है। तो प्रायद्वीपीय प्रदेश के जो तटीय इलाके होते हैं वहां अधिक भूकंप आते हैं। जो मतलब उत्तरी क्षेत्र भारत का है वो आपके मतलब पहाड़ी क्षेत्र हैं, वलित पर्वत वाले क्षेत्र हैं, वहां भी भूकंप आ जाता है। इसलिए भारत का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां भूकंप नहीं आते हैं। हाँ, बस फर्क इस बात का आता है कि कहीं पर तीव्र मतलब जो है आते हैं भूकंप, कहीं पर भूकंप के जो इंटेंसिटी है उसके जो रिएक्टर हैं वो कम आते हैं। कहीं पे मतलब जो है ज्यादा रिएक्टर के भूकंप आए, कहीं पे कम रिएक्टर के भूकंप आते हैं, बस इतना सा ही अंतर है, इसके अलावा कुछ अंतर नहीं। तो कहा गया भारत के प्राय सभी क्षेत्रों में भूकंप के झटके आते हैं, लेकिन इसकी तीव्रता और इसकी इंटेंसिटी मतलब बारंबारता मतलब में अंतर होता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तीव्रता के भूकंप आते हैं, और वो भूकंप मतलब किसी किसी क्षेत्र में लगातार होते रहते हैं, किसी किसी क्षेत्र में बहुत दिनों पे भूकंप आते हैं। तो उसकी बारंबारता और उसकी तीव्रता में, ये दोनों अलग अलग तीव्रता वाले क्षेत्रों में हमारे भारत के क्षेत्रों में भूकंप मिलते हैं। ठीक है, अब हम आगे हम बात करते हैं, आप लोगों ने ले लिया स्क्रीनशॉट। आगे हम बात करते हैं भारत को जो है, भारत में जो भूकंप के जो क्षेत्र हैं उसको 5 जोनों में बांटा गया है, ये आप याद रख लेना। भारत के जितने भी क्षेत्र, वैसे तो 4 जोन में दुनिया में जहां भी भूकंप आया 4 जोन में उसको बांटा गया, लेकिन अपने लोग 5 जोन में बांट के मतलब पढ़ते हैं, देखते हैं। हम जानते हैं भारत के जितने भी मतलब क्षेत्र हैं उसको 5 जोनों में बांटा गया है। 5 जोन कहाँ से कहाँ, जोन फर्स्ट से लेकर जोन 5 तक होता है। तो आप याद रखना, जोन फर्स्ट, जोन सेकेंड, जोन थर्ड, जोन फोर्थ और जोन फिफ्थ होते हैं, मतलब 5 जोनों में बांटा गया है। आप फर्स्ट जोन में क्या खासियत है, फर्स्ट जोन में दक्षिण के पठारी भाग आते हैं। जो दक्षिण के पठारी भाग हैं वो सारे का सारे, अब पठारी भाग कहाँ पे हैं, तो जहां से हम बात करते हैं कि जहाँ पे दक्षिण में आप जाओगे जो तटीय मैदान है, तटीय मैदान से जैसे ही अंदर की तरफ हम बढ़ने लगते हैं तो वहाँ पे आपको पठारी वाला क्षेत्र नजर आते हैं। जैसे महाराष्ट्र में पठारी है, जैसे मतलब कर्नाटक में पठारी है, ये सब मतलब पठारी का मतलब होता है पहाड़ से मतलब कम मतलब हाइट वाले होते हैं, लगभग लगभग 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाले मतलब जो पहाड़ होते हैं उसको पठारी के रूप में हम जानते हैं। तो यहाँ पे पठारी के रूप में वो होते हैं। तो कहा जाता है दक्षिण के जो पठारी भाग होते हैं जहाँ भूकंप का खतरा नहीं के बराबर होता है उसको भूकंप जोन 1 कहते हैं। अब ये भूकंप जोन 1 में मतलब जो है भूकंप के झटके होते हैं वो रियरली देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बहुत ही कम भूकंप आते हैं, मतलब भूकंप आने के जो खतरे हैं वो शून्य के लगभग लगभग शून्य के बराबर है, उसको जोन फर्स्ट कहा जाता है। याद रखना ये जोन जो है भूकंप के लिए, जोन फर्स्ट जो है भूकंप के लिए सबसे सेफ जगह है, सबसे सुरक्षित स्थान है, जहां भूकंप के ज्यादा खतरे नहीं है, 0 के बराबर है। लेकिन जोन 2 की हम बात कर लेंगे, प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदान है, जो मतलब जो भारत के जितने भी तटीय प्रदेश है, जैसे हम बात करेंगे पश्चिमी तट में गुजरात तट है, फिर जाके मतलब वहां पर गुजरात तट के अलावा जो है मतलब बगल में वहां तक तो आपको केरल तक मतलब तट मिलेंगे। फिर आप मतलब पूर्वी भाग में चले जाओगे, पूर्वी भाग के तरफ आप जैसे जाओगे वहां तमिलनाडु से स्टार्ट होता है और उड़ीसा तक तट आपको देखने को मिलता है, बंगाल तक आपको तट मिलता है। भारत के जितने भी तटीय प्रदेश हैं उन क्षेत्रों में भूकंप के जो है बहुत ज्यादा खतरे देखने को मिलते हैं। तो भारत के प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदान जैसे गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश,
उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सब तटीय क्षेत्र में आते हैं। और यहाँ पर मतलब जो है इसको भूकंप जोन 2 में रखा गया है, जहाँ भूकंप की संभावना तो होती है लेकिन इसकी तीव्रता कम होती है। ये भी मतलब ऐसे जोन है जहाँ पे ज़्यादा भूकंप के हमें खतरे नहीं है। यहाँ अगर भूकंप आते हैं लेकिन कम मतलब तीव्रता वाले आते हैं और इससे ज़्यादा नुकसान हम लोगों को नहीं पहुँचता है, उसको भूकंप जोन 2 में रखा गया है। फिर हम बात करते हैं भूकंप जोन 3 में। इसके अंतर्गत जो है गंगा सिंधु के मैदान, जो गंगा और सिंध नदी है इसके बीच का जो मैदान होता है वो जोन 3 में आते हैं। इसके अलावा ये राजस्थान के क्षेत्र में आते हैं, उत्तरी गुजरात के कुछ क्षेत्र आते हैं। यहाँ भूकंप के प्रभाव देखने को मिलते हैं लेकिन कभी कभी ये भूकंप विनाशकारी होते हैं। और यही क्षेत्रों के बीच में बिहार का भी क्षेत्र आता है क्योंकि हम लोग गंगा वाले क्षेत्रों में आते हैं। और सिंध नदी जो है वो पंजाब और मतलब जो है आपको जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान तक चली जाती है। तो पंजाब वाले जो क्षेत्र हैं वो सिंध नदी वाले क्षेत्र हैं, तो आप वहाँ से ले लो। अब बिहार, यूपी ये सारा का सारा जो इसके बीच वाले क्षेत्र होते हैं, यहाँ भूकंप तो आते हैं लेकिन ये भूकंप कभी कभी इतने विनाशकारी हो जाते हैं कि आसपास में चीज़ों को मतलब क्षण भर में तबाह कर जाते हैं। ऐसा ही भूकंप एक बार बिहार में देखने को मिला था और ये 20वीं शताब्दी में करीब इसके मतलब 20 झटके अनुभव किए गए थे। मैं यहाँ पे 20वीं शताब्दी में यहाँ पे लगभग लगभग 20 से अधिक झटके मतलब महसूस किए गए थे। लेकिन जब ये 1934 में आया था तो ये बिहार के अभी अभी तक के सबसे ज्यादा विनाशकारी भूकंपों में मतलब इसको रखा गया है। 1934 में बिहार में जो भूकंप आए थे वो विनाशकारी भूकंप था। लगभग लगभग हर चीज को ये खत्म करता हुआ चला गया था। ये बहुत मतलब यादगार पल है अभी भी। मतलब हमारे दादा लोग कहा करते थे 1934 के समय में जो भूकंप आया था बहुत ही खतरनाक भूकंप था। तो ये याद रखना, बिहार में 1934 में विनाशकारी भूकंप आए थे। ऐसा नहीं था कि 1934 में, इससे पहले भी आए हुए थे और इसके झटके कई बार महसूस हुए थे लेकिन वो उतना खतरनाक नहीं था। तो जोन 3 जो होता है यहाँ बराबर आपके भूकंप को झटकों को महसूस करना पड़ेगा। आप यहाँ पे हमेशा भूकंप के झटके महसूस करेंगे लेकिन कभी कभी संजोग बस जो है यहाँ खतरनाक भूकंप आ जाते हैं। लेकिन अगर हम सबसे सेफेस्ट जोन की बात करेंगे तो जोन 1 और जोन 2 को रखा गया है। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं जोन 4 की। तो चलिए हम जोन 4 की बात करते हैं। जोन 4 में कहा जाता है ये अधिक खतरे वाले क्षेत्र हैं, ये सबसे अधिक खतरा ऐसे तो मतलब जोन 5 जो है सबसे अधिक है लेकिन ये इसमें बहुत अधिक खतरा बना रहता है भूकंप का। इसमें मुख्यतः शिवालिक हिमालय, जो शिवालिक हिमालय हिमाचल हिमालय की बात करते हैं उसके नीचे जो शिवालिक हिमालय होता है सबसे छोटा हिमालय कहा जाता है। जो शिवालिक हिमालय वाले क्षेत्र हैं उसके अलावा पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग है, असम घाटी है, अंडमान निकोबार है, पूर्वोत्तर भारत है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, ये सब जो है वहां पे आपको ये सबसे अधिक महसूस होते हैं। इसको जोन 4 में रखा गया है। जोन 4 में किसको रखा गया है? जोन 4 में हमारे शिवालिक हिमालय वाले क्षेत्र आते हैं, पश्चिम बंगाल के उत्तरी वाला भाग आते हैं, असम घाटी आते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप आते हैं, इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत, अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र आते हैं। आपसे पूछा जा सकता है बिहार हमारे किस जोन में आते हैं? भूकंप 3 में आते हैं। याद रखेगा आप लोग याद रख लेना, ये बिहार किस जोन में आते हैं? तीसरा जोन में आते हैं, ठीक है। और पूछा जाएगा कि भाई शिवालिक हिमालय या मतलब जो वेस्ट बंगाल कौन से में आते हैं? वो भूकंप जोन 4 में आते हैं। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, ये सब किस में आते हैं? 4 में आते हैं। असम किस में आते हैं? 4 में आते हैं। ये आप याद रख लेना। जोन 1 और जोन 2 कहाँ कहाँ है? तो जोन 1 बताए थे मतलब दक्षिण भारत का पठारी भाग। जोन 2 क्या बताए थे? तटीय प्रदेश, जो तट वाला क्षेत्र होता है, समुद्री तट वाला जितने भी क्षेत्र, उसको जोन 2 में रखा गया। जोन 1 और जोन 2 ज़्यादा खतरनाक नहीं है। जोन 3 में थोड़ा सा खतरा है, वहाँ पे बार बार भूकंप के झटके महसूस होते हैं और कभी कभी तो विनाशकारी भूकंप भी देखने को मिलता है। जोन 4 बहुत खतरनाक होता है और उससे खतरनाक है जोन 5, और ये सर्वाधिक खतरे वाला क्षेत्र है। इसके अंतर्गत गुजरात के कच्छ क्षेत्र आते हैं और यहाँ पे 2002 में जो है 2001 और 2 के बीच में जो है भूकंप आया था, बहुत ही विनाशकारी भूकंप। और ये ऐसा मानो कि हम लोग उस समय में छोटे छोटे थे जो गुजरात में भूकंप आया था। और
ऐसे मतलब जो है न्यूज़ सुनने को मिल रहा था कि कुछ नहीं बचा है, मतलब जो सारा बिल्डिंग में सारा जो आदमी है वो मलबे के अंदर दब चुके थे। बहुत कम लोग जो थे वो बचे हुए थे, और अधिकांश क्योंकि बड़े बड़े जहाँ बड़े बड़े शहर है, जहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग मतलब बने हुए हैं, अगर वो बिल्डिंग गिरेगा तो आसपास के जरा सोच सकते हैं कितने मतलब लोगों की जान लेंगे, कितने जान माल की क्षति पहुंचाएंगे। वही भूकंप आया था वहाँ पे गुजरात के कच्छ वाले क्षेत्र में, बहुत खतरनाक भूकंप आता है। गुजरात का जो कच्छ वाला क्षेत्र होता है वो सबसे ज़्यादा डेंजर जोन में है, जोन 5 में है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, इसके बाद यूके मतलब उत्तराखंड की बात, यूके मतलब क्या, उत्तराखंड, और उत्तराखंड का कौन सा हिस्सा, कुमाऊं हिमालय, उसको कहा था कुमाऊं हिमालय। उत्तराखंड जो है कुमाऊं हिमालय वाले क्षेत्र में आते हैं, तो ये कुमाऊं हिमालय वाला क्षेत्र उत्तराखंड का है, वो है मतलब हिमाचल प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है, गुजरात के कच्छ भाग हैं, सिक्किम दार्जिलिंग का पहाड़ी क्षेत्र भी जोन 5 के अंतर्गत आता है। और ये काफी डेंजर जोन है, यहाँ पे रहना काफी खतरनाक है, फिर भी वहाँ पे लोग निवास करते हैं, क्योंकि भूकंप जो है मतलब ये समय तिथि देख के नहीं आता है, ये कभी भी आ सकते हैं। और जैसे आपने लोग देखे थे काठमांडू में जो भूकंप आया था, वो भी मतलब जो काफ़ी, काठमांडू जो है हिमालय जो है वो भी जोन 4 और जोन 5 के बीच में आता है। हिमालय हिमालय के तराइयों वाला क्षेत्र है, जिसके कारण वहाँ भूकंप जो है काफ़ी अधिक जो है वो आते जाते रहती है। वो भी जोन 5 और जोन 4 के बीच का है। तो याद रखना, भारत के जोन कौन 5 जोन में कौन कौन से आते हैं, गुजरात का कच्छ वाला क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद कुमाऊं हिमालय वाला क्षेत्र है, सिक्किम वाला क्षेत्र है। अब कहा जाता है भूकंप जो आते हैं उससे जो तरंगे होते हैं वो कैसी तरंगे होती है, उस तरंगों को हम 3 भागों में बांट के हम पढ़ सकते हैं। पहला होता है प्राथमिक तरंगे, प्राइमरी वेव, इसको पी कहा जाता है। दूसरा होता है द्वितीयक तरंगे, सेकेंडरी वेव, और तीसरा होता है दीर्घ तरंगे, लॉन्ग वेव। तो याद रखना, भूकंप तरंगों को 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे और तृतीयक तरंगे। प्राथमिक तरंगों को पी से सूचित किया जाता है, द्वितीयक तरंगों को सेकेंडरी तरंग कहते हैं, एस से सूचित करते हैं, और दीर्घ तरंगों को लॉन्ग वेव कहा जाता है, इसको एल से हम सूचित करते हैं। अब कहा जाता है जो प्राथमिक तरंगे होती है ये सबसे पहले पृथ्वी के सतह पे पहुंचती है। जब कभी भी भूकंप मतलब के जहां पर हाइपोसेंटर होता है, भूकंपीय केंद्र होते हैं, वहां से तरंगे निकलती है और धरातल के सतह पर पहुंचती है, और ये तरंगे जो है प्राथमिक वेव होता है। इसके बाद अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होती है, अनुप्रस्थ तरंगे इसकी गति प्राथमिक तरंगों से कम होती है, और उसके बाद दीर्घ तरंगे उत्पन्न होती है, मतलब भूपटलीय सतह पर उत्पन्न होती है, जो धीमी गति के साथ क्षैतिज दिशा में चलती है, मतलब जाती है, और ये सर्वाधिक विनाशकारी होता है। ये जो लॉन्ग वेव होते हैं, इसी वेव के कारण ये बहुत ज्यादा एनर्जी को ले जाती है और काफी लंबे लंबे दूरों तक ले जाती है, जिसके कारण मतलब जो है ये भारी डैमेज को करवाती है, बहुत ही ज्यादा क्षति को करवाती है। तो आप लोग जो है इसको याद रखना, भूकंप के तरंगों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कौन कौन सा है, प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे और दीर्घ तरंगे हैं। अब उसके बाद बात करते हैं, ये भूकंप तो हम लोगों को समझ में आ गया है कि भूकंप क्या होता है, किस प्रकार उत्पन्न होता है, भूकंप के कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से जोन में बांटा गया है, इस चीज को हमने सीखा। अब हम बात करते हैं इससे बचा कैसे जाए, इसका प्रबंधन क्या है, कैसे किया जा सकता है। वैसे तो मतलब जो कोई भी आपदा हो उसे रोकना ना मतलब जो है इम्पॉसिबल है, असंभव है, लेकिन हमने बताया था सभी आपदाओं से हम थोड़ी सी मतलब उससे होने वाली क्षति को कम कर सकते हैं, उसी को हम प्रबंधन कहते हैं। तो हम लोग समझते हैं भूकंप से बचने और उसके प्रबंधन के क्या क्या हमारे पास उपाय हैं। हम बात करते हैं, भूकंप एक प्राथमिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, जिसका प्रबंधन के लिए बहुयामी प्रयास किया जा सकता है। इसके लिए हम बहुत सारे उपाय कर सकते हैं, बहुयामी प्रयास कर सकते हैं। सबसे पहला, भूकंप का पूर्व अनुमान। अब देखिए, हमारे पास ऐसा कोई यंत्र नहीं है, कोई ऐसा डिवाइस नहीं है जिससे हम भूकंप को मतलब आने से पूर्व जो है उसको पहचान सकते हैं या उसकी सूचना हम मतलब पता कर सकते हैं। ऐसा हमारे पास कोई यंत्र नहीं है, लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें अगर पहले से आने वाले भूकंप की मतलब स्थिति के बारे में पता हो जाए, तो हम जो है वहाँ पे सतर्क हो सकते हैं और अपनी कम से कम हम अपनी जान माल को बचा सकते हैं। जीवन
सबसे महत्वपूर्ण है। अगर धन की क्षति होती है तो उसे इंसान दोबारा अर्जित कर सकता है, लेकिन अगर एक बार जीवन खत्म हो गया तो फिर वो जीवन को लौटा नहीं सकता है। इसलिए अगर पहले भूकंप से आने से पहले अगर हमें सूचना मिल जाए, हमें जानकारी मिल जाए, तो कम से कम हम जो है अपने जन जीवन को तो बचा सकते हैं। तो वही कहा गया है कि भूकंप का पूर्व अनुमान, पूर्वता और अनुकंपन तरंगों को यदि भूकंप लेखी यंत्र से ठीक से माप किया जाए तो संभावित बड़े बड़े भूकंप का पूर्व अनुमान किया जा सकता है। जो भूकंप मापने वाला हमारा यंत्र है, अगर भूकंप में उत्पन्न होने वाली तरंगों को वो अच्छी तरीके से अगर वो माप कर ले, वो उसका पता लगा ले, तो हम जो है बड़े बड़े भूकंपों से जो है उसका पूर्व अनुमान करके हम उसका उपाय कर सकते हैं और अपने जीवन को बचा सकते हैं। लेकिन हम लोग जो है अभी मतलब बेहतर मतलब भूकंप मापी यंत्रों का निर्माण करने में असफल रहे हैं, और आने वाला भविष्य हो सकता है कि हम ऐसे यंत्रों को बना ले जो भूकंप का पूर्व अनुमान करके हम लोगों को सूचित कर दे, हम लोगों को सतर्क कर दे। लेकिन अभी फिलहाल ऐसे यंत्र हमारे पास नहीं है। लेकिन हाँ, हम लोग प्रयास में जारी हैं कि मतलब जो हम लोग इस चीज का विकास कर ले, विकसित कर ले, ताकि मानवीय जीवन को मतलब एक नया सुरक्षा मिल जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आया होगा। जैसे चीन जैसे देशों में मतलब जब भी भूकंप आती है तो भूकंप आने से हम लोग चीजों को महसूस कर सकते हैं। कि हम जानते हैं कि मानव जो है भूकंप के तरंगों को महसूस नहीं कर सकता है। जब भूकंप आता है तभी उसे महसूस कर पाएगा, उससे पहले उत्पन्न होने वाली तरंगों को हम लोग महसूस नहीं कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब कभी आसपास में भूकंप आती है तो हम लोग ये सुने हैं कि सबसे पहले मतलब पक्षी जो होता है वो उड़कर स्थान छोड़कर भागना शुरू कर देता है, चहचहाना शुरू कर देता है। मतलब पक्षियों का, जीव जंतुओं का मूवमेंट बढ़ जाता है। जो जीव जंतु हैं जैसे कुत्ता है, जितने भी पालतू जानवर हैं वो हल्ला करने लगते हैं, वो भौंकने लगते हैं। पक्षियां जो है उड़कर इधर उधर भागना शुरू कर देती है। तो हमें कहीं ना कहीं ये अनुभव होने लगता है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा आपदा आने वाला है। तो इसे भी सूचक माना जा सकता है। लेकिन ये साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि हर बार पक्षी के चहकने से या जीव जंतुओं के आवाज करने से, उसके गतिविधि करने से हम ये नहीं कह सकते हैं कि भूकंप आने वाला है या कौन सी आपदा है। लेकिन हम चीजों को देखकर महसूस कर सकते हैं। ये जो जीव होते हैं हम लोग से मतलब जो है ज्यादा तरंगों को महसूस कर सकते हैं। उसके जो तरंग महसूस करने के लिए जो मतलब जो मेगा हर्ट्ज इंटेंसिटी होता है, वो उस चीज को वो महसूस कर पाते हैं। लेकिन हम लोग उस तरंगों को हम लोग महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी शारीरिक बनावट और उसकी शारीरिक बनावट जो है दोनों अलग अलग है। तो कहा जाता है चीन जैसे देशों में रेंगने वाले जो जीव हैं, जो बड़े जानवर हैं, जैसे पंछी पंछी मतलब जो है पक्षियों में हलचल होना शुरू हो जाता है। उसके उस स्थान से पलायन के आधार पर हम पूर्व अनुमान मतलब जो है करते आ रहे हैं। चीन के लोग जो हैं इसके आधार पर जो है अनुमान कर लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कोई खतरा आने वाला है, तो वो प्रिपेयर हो जाते हैं, वो उसके लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ऐसा पूर्व अनुमान का अभी तक जो है पूर्णतः मान्यता नहीं मिला है। इसका अभी तक जो है हमारे पास कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि ये हमेशा ही सत्य हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब कहा जाता है दूसरा उपाय हम कर सकते हैं भवन का निर्माण। जो हमारे पास भूकंप के समय में जो भूकंप की तरंगे आती है, जब तीव्र तरंगे आती है तो बड़े बड़े स्ट्रक्चर को मतलब जो है विनाश करके चले जाती है। लेकिन हमें अगर उस क्षति से बचना है तो हमें निश्चित रूप से हमारे जो मकान होने चाहिए उसके नींव काफी मजबूत होने चाहिए। हम जो मकान जो बनाते हैं उसको बनाने से पूर्व उस मिट्टी की जांच करानी होगी और उसके अनुसार हमें नींव को बनाना होगा। मतलब पाइलिंग करके हमें मकान बनाने होंगे। तो कहा जाता है मतलब भूकंप से बचने के दूसरे जो है क्षति से बचने के दूसरे उपाय है भवन का निर्माण। इसके विनाशकारी प्रभावों को देखते हुए भवन निर्माण की स्वीकृति से पहले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भूकंप जो है रोधी टेक्निकों के आधार पर जो है मतलब बनाई जा रही है या नहीं बनाई जा रही। तो हमें कोई भी मकान को बनाने से पूर्व हमें जांच करनी चाहिए और ये बात कंफर्म करनी चाहिए कि ये जो मकान बन रही है भूकंप रोधी है या नहीं है। अगर भूकंप रोधी नहीं है तो वो मकान के साथ साथ उसके अगल बगल में जितने भी मतलब लोग होंगे, जो जीवन होगा वो उसके अंदर दब के मर सकता है। केवल ऐसा नहीं होगा मकान क्षति हो रहा है, उसके गिरने से भी जनजीवन जो है खत्म हो सकती है। इसलिए हमें भूकंप
जो भूकंप मतलब 4 और भूकंप 5 वाले जोन है, वहाँ पे जितने भी मकान बनने चाहिए वो भूकंप रोधी होना चाहिए। ये बात दूसरा उपाय में कहा गया। और तीसरा प्रबंधन में हम लोग कर सकते हैं जान माल की सुरक्षा, जो जीवन है उसकी हम सुरक्षा कर सकते हैं। अब कहा जाता है भूकंप का सीधा प्रभाव जान माल पे पड़ता है, हम जान रहे हैं ये क्षण भर के लिए आता है, पूरे जीवन को तबाह करके चला जाता है। अतः इससे सुरक्षा पर विशेष हमें बल देना पड़ेगा, ये बल लिखा हुआ है। इसके सुरक्षा पर बल और सावधानी की आवश्यकता होती है। यदि दुर्घटना में किसी भी व्यक्ति की जान चली जाती है तो उसे धार्मिक नियमों के अनुसार से जो है अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। आपदाएं धर्म और जात पूछ के नहीं आती है। उस आपदा के कारण वहां रहने वाले जितने भी हैं लोग हैं, वो उसके अंदर जो है उसका क्षति होता है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है आपदा के कारण, तो उसका उसके धर्म के अनुसार जो है मतलब संस्कार करने चाहिए। और उसके साथ साथ में जब आपदा समाप्त होने लगती है तो उसके मतलब समाप्त होने के कारण बहुत सारी महामारी भी फैलना शुरू करती है, क्योंकि हम जानते हैं उस समय में जब मतलब जो आपदा आती है तो हजारों लोगों को मार के चली जाती है, और उसके मृत शरीर के कारण जो है बहुत सारे इन्फेक्शन फैल सकते हैं। तो उस समय में महामारी फैलने का चांस होता है। तो हमें आपदा के बाद जो है डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए, ताकि उस फैलने वाला महामारी से हम बच सके। तो ये आप लोग जो है ये तीसरा उपाय हम देख चुके हैं कि किस तरह से हम भूकंप से बच सकते हैं। अब बात करते हैं सुनामी और उसके प्रबंधन। सबसे पहला हम ये समझते हैं सुनामी होता क्या है। हमने आपको बताया भूकंप क्या होता है, हमने बताया भूकंप उत्पन्न होने के 3 ही कारण हैं। सबसे पहला टेक्टोनिक प्लेट के टक्कर के कारण, और दूसरा बताया था ज्वालामुखी के फटने से, और तीसरा बताया था मानवीय घटना से। और ये सुनामी भी एक तरह का भूकंप है जो समुद्र के अंदर उत्पन्न होती है। जब समुद्र के अंदर की सतह में सतह का जो टेक्टोनिक प्लेट है वो टक्कर कर जाए, या समुद्र के अंदर के सतह से ज्वालामुखी फट जाए, और ज्वालामुखी फट जाए या किसी मानवीय घटना से मतलब जो है समुद्र के सतह पर जो है कंपन उत्पन्न होती है, और उस कंपन से जो वेव निकलता है वो वेव क्या करती है, जो सागर के जो पानी है जहां पे मतलब जो भूकंप के तरंगे उत्पन्न हो रहे हैं, उस पानी को कई फीट तक जो है ऊंचा उठा के आगे की ओर बहुत ही तीव्र गति से बढ़ता है, जिसे हम सुनामी कहा जाता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं सुनामी क्या है। सुनामी समुद्र के नीचे मतलब समुद्र के नीचे वाले भूकंप, यहाँ पे लिखा हुआ है समुद्र के नीचे भूकंप या ज्वालामुखी के फटने से उत्पन्न होने वाला विशाल एवं लंबी तरंगे हैं, वही तरंगे हैं जो भूकंप में उत्पन्न हुआ था। और ये तरंगों के कारण जो है जीवन एवं बुनियादी ढांचे बड़े पैमाना पर नुकसान होती है। क्यों नुकसान होती है? क्योंकि ये तरंगे जो होती है, ये तरंगे मतलब जो जो समुद्र के अंदर जल होती है, इसको कई फीट तक ऊंचाई पे ले जाकर मतलब जो आगे की ओर धक्का मारती है। जो और उसके अगल बगल में जो शहर बसे होते हैं, जो समुद्र के किनारे के शहर होते हैं, वो मतलब जो लहरें जो 20 से 30 फीट मतलब फुट ऊंची लहरें आ रही होती है, वो लहरें से पूरे आसपास में बसे शहरों को वो डुबो देती है, भारी क्षति पहुंचाती है। तो वही कहा जाता है सुनामी भूस्खलन, परमाणु विस्फोट, समुद्री पर्वत के ढहने, उल्का पिंड के प्रभाव के कारण भी उत्पन्न हो सकती है। अब कहा जाता है सुनामी जो होता है कभी कभी भूस्खलन के वजह से भी हो जाता है। जो भूस्खलन होता है, भूस्खलन का मतलब होता है भूमि का धंस जाना, और जब धंस जाता है तो वहां से भी भुना मतलब सुनामी उत्पन्न हो सकते हैं। अब कभी परमाणु विस्फोट हो गया, कोई देश परमाणु प्रशिक्षण कर मतलब परीक्षण करता है, तो वहां भी मतलब जो बहुत बड़े धमाका होते हैं, उस धमाके के कारण जो तरंगे उत्पन्न होती है, और वो तरंगे जल को लेकर आगे बढ़ जाती है, तो उससे भी सुनामी उत्पन्न होता है। समुद्री पर्वत जो है, बड़े बड़े समुद्र के अंदर चट्टान भी होते हैं, वो पर्वत के ढहने से भी होते हैं। या कभी कभी उल्का पिंड जो है हमारे अंतरिक्ष से आके गिर जाते हैं समुद्र में, और ये भी बहुत बड़े तरंगों को उत्पन्न कर देती है। इनके कारण भी मतलब जो है सुनामी आ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। सुनामी शब्द जो है एक जापानी शब्द है। क्योंकि जापानी शब्द क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा सुनामी जापान में आया करता था, और उसका नाम ही रख दिया गया सुनामी। तो ये जापानी शब्द है सुनामी, जिसका अर्थ होता है समुद्र की मतलब आने वाली लहरें। सुनामी 3 वर्ड 3 शब्दों से बना हुआ है। यहाँ टी साइलेंट है, आप लोग याद रख लेना, टी साइलेंट होते हैं। सु पढ़ा जाता है डैश ना डैश मी, इसका मतलब होता है समुद्र की आने वाली तरंगे। और ये दुनिया में सबसे ज्यादा जो है इससे पीड़ित है हमारे
जापान देश। और लोगों ने इसका नाम जो है जापानी शब्दों में सुनामी रख दिया, क्योंकि इसका मतलब होता है समुद्र से आने वाली लहरें। और ये लहरें जो है सुनामी के नाम से जानी जाती है। अधिकांशतः सुनामी 7 से अधिक तीव्रता वाले समुद्र के भूकंप के कारण होती है। जब समुद्र में भूकंप 7 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप आते हैं तभी सुनामी आते हैं। अगर कम तीव्रता वाले भूकंप आए तो उसका उतना अधिक प्रभाव नहीं मिलता, लेकिन 7 से अधिक तीव्रता वाले जैसे ही भूकंप होते हैं तो वो समुद्र की लहरों को जो है आगे की ओर धक्का देती है, धकेलती है, और वो लहरें काफी ऊंची ऊंची होती है जो विनाशकारी होते हैं। ठीक है, याद रख लेना, मतलब कितने, मतलब जो तीव्रता वाले समुद्र के अंदर भूकंप जो है सुनामी को लाती है, 7 से अधिक लाती है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब कहा जाता है विश्व में 80% से अधिक जो सुनामी है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन में आते हैं। याद रख लेना, विश्व में जो है सबसे अधिक सुनामी कहाँ आते हैं? प्रशांत महासागर में। और प्रशांत महासागर में एक रीजन है जिसका नाम है रिंग ऑफ फायर सबडक्शन। ये भी याद रख लेना, ये यूपीएससी का मतलब जो है चीज है। और ये पूछा भी जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सुनामी किस क्षेत्र में आते हैं? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में कौन सा जगह? मतलब रिंग ऑफ फायर सबडक्शन। क्या याद रखोगे? रिंग ऑफ द फायर सबडक्शन वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां दुनिया में 80% सुनामी वहीं पे आते हैं। तो ये याद रख लेना, दुनिया के सबसे ज्यादा सुनामी वाले क्षेत्र हैं प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन में। कहाँ? रिंग ऑफ फायर सबडक्शन में आते हैं, के आसपास आते हैं। जैसे चिली में आया था 1960 में आया था, हिंद महासागर में आया था 2004। चिली जो है मतलब जो दक्षिणी अमेरिका वाला एक देश है, और इसका पूरा क्षेत्र समुद्र के ही मतलब किनारे बसा हुआ है। और ये 1960 में यहाँ भूकंप आया था। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा भूकंप था पृथ्वी पर अभी तक जो मतलब भूकंप आए हैं वो सबसे खतरनाक अलास्का में आया हुआ था, और उसका इंटेंसिटी 9.5 रेक्टेयर का था। अब जरा सोचो, 9.5 रिएक्टर का भूकंप आया था अलास्का में। उसके बाद चिली में आया था 9.3 के समथिंग में था। और ये भारत में जो आया था 2004 में हिंद महासागर में, और ये आया था 9.2 का आया था। ये हिंद महासागर में जो आया था सुनामी, ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सुनामी था। तीसरा सबसे बड़ा सुनामी बोलो या भूकंप बोलो, भूकंप मतलब समुद्री भूकंप या सुनामी नाम दे लो, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो ये याद रख लेना, ये फायर ऑफ जो प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर सबडक्शन के आसपास के क्षेत्रों में सबसे अधिक भूकंप मतलब जो भूकंप और सुनामी आते हैं। और यहाँ पे चिली में 1960 में आया था, हिंद महासागर में 2004 में आया था। कहा जाता है 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर के दक्षिण पूर्वी एशिया से लेकर बंगाल की खाड़ी तक ऐसा सुनामी आया था जिसमें सैकड़ों लोग जो है विलुप्त हो गए थे। केरल, कर्नाटक, तमिल, ये जितने भी क्षेत्र थे हिंद महासागर के पास, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये कहाँ तक फैल गया था? बंगाल की खाड़ी तक। इतनी तबाही मचाई थी भारत में, इतनी तबाही मचाई थी कि लाखों लोग जो है गायब हो गए, खत्म हो गए, मृत्यु को प्राप्त कर। लाखों लोग, हजारों नहीं, लाखों लोग जो है इस सुनामी के चपेट में आ गया, खत्म हो गए। जरा सोच सकते हो कितनी, मतलब जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा भूकंप दुनिया में अभी तक का, इससे बड़ा भूकंप पृथ्वी पर नहीं आया है। वो भूकंप आया था 2004 में प्रशांत महासागर में। कहा जाता है यह 1900 के बाद तीसरा सबसे बड़ा भूकंप था जिसकी तीव्रता 9.1 थी। 1900 ईस्वी के बाद तीसरा सबसे बड़ा भूकंप। पहला सबसे बड़ा भूकंप जो है चिली में, सॉरी हम अलास्का बोल दिए थे, चिली में आया था 9.5 का आया था। कब आया था? 1960 में। वहां पे हमने थोड़ा सा कंफ्यूजन के कारण वो गलत बोल दिया था। याद रखना, सबसे बड़ा भूकंप चिली में 9.5 को 1960 में। और दूसरा आया था अलास्का। अलास्का मतलब यूएसए वाला क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र था? 1964 में आया था। और तीसरा जो आया है 9.1 का भारत में। दुनिया का 1900 के बाद दुनिया में सबसे बड़ा भूकंप सुनामी चिली, अलास्का दूसरा नंबर, तीसरा नंबर पे हिंद महासागर में भारत वाला। और ये भारत में आया था तो ये दक्षिण पूर्वी एशिया तक गया हुआ था। दक्षिण पूर्वी एशिया का मतलब होता है जो हमारे वियतनाम, कंबोडिया वाला क्षेत्र होते हैं, थाईलैंड वाला क्षेत्र होते हैं,
ये दक्षिण, थाईलैंड नहीं, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इसको दक्षिण पूर्व एशिया कहा जाता है। ये दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं। वियतनाम मतलब सॉरी थाईलैंड भी आते हैं उसके अंतर्गत जो है, ये सब दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र हैं। वहां तक इसके प्रभाव जो है देखने को मिला था। अब कहा जाता है सुनामी से क्या क्या बचाव के उपाय हैं। कहा जाता है सुनामी का एक विनाशकारी प्रभाव है जो तटीय प्रदेशों में देखने को मिलता है। ये केवल और केवल तटीय प्रदेशों में, जो समुद्र के तट पर बसा प्रदेश है, वो सबसे अधिक इससे पीड़ित होता है। यह तट के किनारे कई मीटर की ऊंचाई तक उठने वाली विशाल लहरें हैं। हम बताया था ना, मतलब ये सुनामी क्या होता है, तट के किनारे कई मीटर ऊंचाई तक उठने वाली विशाल लहरें होती है, जो तट के किनारे बसे शहरों को, बस्तियों को क्षण भर में बर्बाद करके चली जाती है। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैं आगे चलता हूं। अब कहा जाता है कि इतना ही नहीं, समुद्र में मछलियों को पकड़ने वाले नाव, मोटर बोट, समुद्री बीच पर आए पर्यटक तथा समुद्र के किनारे लगे नारियल के पेड़ या अन्य वस्तुओं को उखाड़ फेंकती है। जब सुनामी आते हैं तो समुद्र में जो मछुआरे जग गए थे मछली मारने के लिए, वो सब को खत्म कर देते हैं। जो मोटर बोट से मतलब जो है जहाजें पानी के अंदर चल रही है, वो सब को क्षण भर में गायब कर देती है। जो समुद्री बीच पर लोग हैं वो सब इसके चपेट में आ जाते, देखते भागने का मौका तक नहीं देता, ये इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ रही होती है। और साथ में जो उस तट के किनारे जो पेड़ पौधे, नारियल के पौधे लगे हैं, सबको क्षण भर में उखाड़ के फेंक देती है। हम जानते हैं जब बाढ़ आती है कितनी तीव्रता से आती है, और वो आसपास में कोई भी स्ट्रक्चर रहे वो उखाड़ के फेंक देती है। जब बाढ़ की धारा में, जल की धारा के सामने जो भी आती है, जल में इतनी मतलब जो है इतनी एनर्जी होती है कि वो अगर तीव्र गति से बह रही है तो आसपास के हर चीज को वो खत्म करते हुए चली जाती है। और कहा जाता है इसके मतलब जो है इतना विनाश, मतलब विनाश इतना है, मतलब होता है कि तांडव का रूप ले लेती है। इसलिए इसका प्रबंधन जो है आवश्यक होता है। ये इतना क्षति पहुंचाती है, इतना तांडव पहुंचाती है, इसलिए हमको चाहिए कि इसका प्रबंधन जो है होना चाहिए। अब इसके प्रबंधन के लिए वही बात है, सुनामी का पूर्वानुमान। अब सुनामी का पूर्वानुमान लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें समुद्र के किनारों में कुछ दूरी तक जाकर हमें एक ऐसे टावर का निर्माण करना चाहिए जो कई किलोमीटर तक उठने वाले तरंगों को वो भाप सके, वो माप सके, और उसके अनुसार जो है हम आम लोगों तक उसकी सूचना पहुंचा दे कि सुनामी आने वाली है, सतर्क हो जाए। और उसके अनुसार से जो है आसपास के जो बसे शहरें हैं वहाँ से रेड अलर्ट जारी करके उसे वहाँ से सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा सके। तो हमें बचने के इसके उपाय कर सकते हैं। तो पहला उपाय में सुनामी का पूर्व अनुमान। सुनामी में भी पूर्व भूकंप और अनुकंपन आते हैं, अतः उसका पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। हमने बताया ना कि हमारे पास अभी जो है उतने बेहतर और उन्नत जो है यंत्र हमारे पास नहीं है, लेकिन हम जो विज्ञान जो है आज ये कोशिश कर रहा है कि हम ऐसे उपकरण को बना ले, ऐसे यंत्र को बना ले ताकि भूकंप और सुनामी की तरंगों को वो पहले ही मतलब उसका पूर्व अनुमान कर सके, उसका डिटेक्ट कर सके। ऐसे पर काम चल रही है, लेकिन अभी हमारे पास उतने बेहतर उन्नत किस्म के यंत्र नहीं है। इसके लिए समुद्र के बीच में हम स्टेशन बनाने की जरूरत है। हमने क्या बताया था, समुद्र के बीच में जो तट से कुछ दूर हट के हमें ऐसे एक स्टेशन बनाने होंगे, एक ऐसे टावर बनाने होंगे जो समुद्री सतहों की हलचल का पता कर मतलब सूचना दे सके, जिससे जिससे को लोगों को वहां से हटाया जा सके। अगर मतलब आसपास में जो शहर हैं या जो बीच पर जो लोग हैं उसको वहां से जल्दी खाली करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। ये तभी हो सकता है जब हमें उससे पूर्व जो है उसका अनुमान लगा सकते हैं, सुनामी का अनुमान लगा सकते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब कहा था दूसरे में तटबंध का निर्माण और मैंग्रोव झाड़ी का विकास कर सकते हैं। अब तटबंध का निर्माण कर सकते हैं, जहाँ पे समुद्री तट है वहाँ पे हम तटों का निर्माण कर सकते हैं ताकि ऊंचे ऊंचे जो मतलब समुद्र की लहरें आएंगी वो तट से टकरा कर वो वापस लौट जाए और उसके प्रभाव जो है कम हम तक पहुंचे। या नहीं तो हम तटबंध के निर्माण नहीं कर सकते हैं, तो तटबंध के चारों तरफ जो है हमें बड़े बड़े विशाल पौधे लगाने होंगे, और वो मैनग्रोव्स पौधा होगा। मैनग्रोव्स का खासियत क्या होता है कि वो जो
दलदली भूमि पर मतलब उगते हैं, समुद्र के किनारे वाले भूमि पर उगते हैं। और वो जब उगते हैं तो धरातल में जब उसकी जड़ें जाती है, वो जड़ें बाहर की ओर निकल जाती है। वैसे पौधे को मैनग्रोव कहा जाता है। मैनग्रोव जो पौधा है, अपने लोग ये जानते हैं, जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा वाला क्षेत्र है, सुंदरवन का डेल्टा, वहां पे जितने भी वन है वो मैनग्रोव वन है। वो क्या कर रही है, बड़ी ऊंची ऊंची मतलब जो है पेड़ पौधे होते हैं, जो समुद्र के किनारों पर अगर लगाया जाए तो वो क्या होगी कि जो लहरें आएंगी वो उससे टकरा कर मतलब जो है उसके प्रभाव जो है, उसकी एनर्जी जो है कम हो जाएगी, जिससे हम जो हमें सुनामी से होने वाला क्षति जो होगा उससे हमें कमी मतलब जो उससे हमें कुछ मतलब जो है मुक्ति मिल सकती है। ज़्यादा वो हमारे ऊपर प्रभावशाली नहीं होंगे, उसके प्रभाव कम जाएंगे। तो वही कहा जाता है कि समुद्र के किनारे हम चाहे कंक्रीट के तटबंध बनाकर मतलब जो है बना सकते हैं, ताकि हम सुनामी के प्रभाव को कम कर सकते हैं, या तटबंध के किनारे मैनग्रोव वनस्पति को सघन रूप से लगा सकते हैं, मतलब लगाना चाहिए, ताकि सुनामी के तरंगे टकरा कर उसकी गति कम हो जाए, जिससे उसके विनाशकारी प्रभाव जो है वो कम हो सकते हैं। या दलदली तटीय क्षेत्रों में सिर्फ सघन मैंग्रोव ही अधिक लाभकारी है। जहाँ पे तटीय क्षेत्र काफी दलदल है, अगर वहाँ कंक्रीट के निर्माण भी कर देते हैं तो वो मतलब जो है धंस जाएंगे, वो खराब हो जाएंगे, वो बेकार हो जाएंगे। वहाँ पे सबसे उत्तम जो है हमारा पेड़ पौधा ही रहेगा। और वो कौन से पेड़ पौधे लगाने हैं, मैनग्रोव का विकास करना है। वहाँ आम पेड़ पौधे जो है नहीं लग सकते हैं। मैनग्रोव जो है धरातल में जो है उसकी जो जड़ें होती है बहुत ही जकड़ी होती है, और बताया था ना, उसकी जड़ें पहले मिट्टी के अंदर जाती है और फिर निकल के ऊपर आती है। तो एक एक पकड़ बना होता है, और उस पकड़ के कारण जो है सुनामी उससे अगर टकराएंगी तो उसके निश्चित रूप से प्रभाव कम जाएंगे। तो ये है। अब तीसरा उपाय में हम कर सकते हैं, तटीय क्षेत्रों के लोगों को प्रशिक्षण दे सकते हैं। वहाँ के रहने वाले लोगों को हम ये बतला सकते हैं कि मतलब जैसे ही सुनामी आएंगे तो आपको किस तरह से मतलब जो है सेफ्टी लेना है, कैसे मतलब उसको निपटना है, उसके लिए हम प्रशिक्षण उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं। उसे हमें ये बताना होगा कि सुनामी के समय में क्या क्या उपाय कर सकते हैं। आप जो है जल्दी से जल्दी कोशिश करें कि आप उस क्षेत्र को छोड़कर सुरक्षित क्षेत्र पर चले जाए। तो वही कहा जाता है, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में एनजीओ काम करती है। ये याद रख लेना, गैर सरकारी संस्था में कौन काम करती है, एनजीओ काम करती है। या सरकारी संस्था तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सुनामी से बचाव के प्रशिक्षण देने की व्यवस्था जो है करनी चाहिए, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम मतलब जो है जागरूक कर सके, और उस आपदा के समय में वो खुद का और अन्य लोगों की जान बचाने में जो है कामयाब हो सके। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप लोग जो है, अब अगला कहा जाता है इसके अंतर्गत, सुनामी की सूचना मिलते ही, जैसे सुनामी की सूचना मिलती है तो समुद्र से दूर सुरक्षित स्थान की तरफ भागना चाहिए, ना कि समुद्र की तरफ भागना चाहिए। आप जब भी इसकी सूचना मिले सुनामी आने वाली है या चक्रवात तूफान आने वाले हैं, तो आप निश्चित रूप से वो सुरक्षित स्थान की तरफ भागे, समुद्र से दूर भागे। सुनामी के जल के स्थिर होने के बाद बचाव कार्य में जो है मतलब वो करना चाहिए, क्योंकि सुनामी आती है तो क्षण भर में तबाही मचाती है, लेकिन सुनामी के बाद भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उस मतलब जो संकट में फंस जाते हैं, वो जीवित होते हैं, और उसको हमें सुरक्षित निकालना होता है, उसके लिए भोजन की व्यवस्था करनी होती है। तो सुनामी के बाद स्थिर होने के बाद बचाव कार्य करना चाहिए, लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था करनी चाहिए, उसके लिए भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए, घायलों के लिए चिकित्सा मुहैया करवाना चाहिए। ये सब शामिल है जब घटना घट जाती है उसके बाद। ठीक है। अब कहा जाता है बस्तियों के पुनर्वास में भवन निर्माण हेतु ऐसे भवन का निर्माण करना चाहिए जिसका सुनामी में प्रभाव जो है न्यूनतम हो। जो अगर वो ऐसे भवन का निर्माण होना चाहिए ताकि उसके सुनामी में जो मतलब क्षति हो वो क्षति कम होना चाहिए। इसके साथ साथ ही आम लोगों के सहयोग एवं स्वयं सेवी संस्थाओं, प्रशासकीय संस्थाओं की भागीदारी ही आपस में राहत दिला सकती है। हमने कहा है केवल सरकार के काम करने से, प्रशासन के काम करने से मतलब जो कुछ नहीं होगा, उसके साथ साथ जो है आम लोगों की भी भागीदारी होनी चाहिए, ताकि हम जो है आपदा से अच्छे तरीके से निपट सके और लोगों के दुख दर्द को कम कर सके। यहाँ आज जो है आपका लेक्चर 3 यूनिट 3 की समाप्ति होती है, और अगले दिन जो है हम अगले एक्सरसाइज को यूनिट 4 को लेकर आएंगे। और
आशा करता हूँ कि जल्दी ही आपके आपदा प्रबंधन वाले टॉपिक को खत्म कर दिए जाएंगे। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ढेर सारा मेहनत करते रहें। कल मिलता हूँ, टाटा बाय बाय।